Now we will solve question number 10 of exercise 4.4. Find the angle measured from the line 1 to the line 2. इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। अगर आप पार्ट ए को देखें तो लाइन 1 के लिए 2 पॉइंट्स गिवन हैं, यानी कि लाइन 1 ज्वाइनिंग है 2 पॉइंट्स का। इसी तरह लाइन 2 के लिए भी 2 पॉइंट्स गिवन हैं, यानी लाइन 2 भी ज्वाइनिंग है 2 पॉइंट्स का। और तमाम पार्ट्स में इसी अंदाज में इंफॉर्मेशन गिवन है, यानी ये तमाम पार्ट्स बिल्कुल सिमिलर हैं। हमें एंगल फाइंड आउट करना है फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2। हम जानते हैं कि दो लाइंस के दरमियान बेसिकली दो एंगल्स कंसिडर होते हैं, वन फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 एंड अदर फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1। हमें यहां पर कहा गया है कि एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 फाइंड आउट करें। और इसके अलावा अगर आप ये लास्ट पे स्टेटमेंट देखें तो कहा गया है ऑल्सो फाइंड एन एक्यूट एंगल इन ईच केस, यानी कि हर पार्ट के लिए हमें एक्यूट एंगल भी फाइंड आउट करना है। ये कौन सा एंगल है? लाइन 1 और लाइन 2 के बिटवीन तो दो एंगल्स हैं। एक एंगल को हम कहते हैं फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 और दूसरे को फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1। तो चलिए आपको बताता हूं, अगर एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 जो हम फाइंड आउट करेंगे ऑब्ट्यूज हुआ, यानी कि ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, तो इसका मतलब यह होगा कि दूसरा एंगल, एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1, वो एक्यूट होगा और वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अगर एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 एक्यूट हुआ, यानी लेस देन 90, ग्रेटर देन 0, तो हमें दूसरा एंगल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसी एक एंगल में दोनों आंसर्स मिल जाएंगे। वही एक्यूट एंगल कंसिडर होगा और वही एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 कंसिडर होगा। चलिए इसका पार्ट ए सॉल्व करते हैं। लाइन 1 इज ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट 2,7 and point 7,10 and line 2 is joining of point 1,1 and point -5,3। अब जरा एंगल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला रिकॉल करें। फॉर्मूला जो है वो डिपेंड करता है स्लोप्स पर, यानी हमें एंगल बिटवीन लाइंस निकालने के लिए स्लोप्स फाइंड आउट करना होंगी। सो लाइन 1 की स्लोप को हम नाम देंगे m1 का और लाइन 2 की स्लोप को m2 का, और ये दोनों स्लोप्स फाइंड आउट करेंगे। और स्लोप का फॉर्मूला क्या है? जब हमें किसी लाइन के दो पॉइंट्स गिवन हों तो स्लोप फाइंड आउट करने के फॉर्मूला का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? मैं ज्यादा जोर देता हूं फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट पर, ना कि आप फॉर्मूला की स्टेटमेंट को रटा मारें कि फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ओ भाई, y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 भी हो सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, स्लोप इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसास कीपिंग द ऑर्डर सेम। यानी अगर आपको लाइन 1 की स्लोप फाइंड आउट करना है तो डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसास, और मेरा एरो जो है ये शो कर रहा है कि आप ऑर्डर एक ही रखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन 1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन 2। जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं, m1 विल बी 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2। सिंप्लीफाई किया, m1 इज 3/5। आप m1 फाइंड आउट करने के लिए ऑर्डर रिवर्स करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। आप m1 फाइंड आउट करने के लिए ऑर्डर रिवर्स करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। मैं आपके लिए यहां पर एक्सपेरिमेंट कर देता हूं। आप ऑर्डर रिवर्स करें तो 7 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 7,
difference of ordinates divided by difference of abscissas. So 7 minus 10 will be minus 3, 2 minus 7 will be minus 5, and this will be further equal to 3 by 5. M2 M2 के लिए हम लाइन 2 के पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। M2 की स्लोप है -1/3। प्रोसेस वही है, सिंपल, आप देख सकते हैं। अब एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 के लिए हम ग्रीक लेटर थीटा यूज करते हैं, उसे रिकॉल करते हैं। लेट थीटा बी एन एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2। देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला जो हमने आर्टिकल में डिस्कस किया। एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, या tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। कौन सा फॉर्मूला होगा? कंफ्यूज्ड? जी, जिस वक्त मैंने ये आर्टिकल पढ़ा अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तो मैं भी इन दो फॉर्मूलाज को मिक्स कर बैठता था। फिर मुझे इसका बड़ा लॉजिकल सॉल्यूशन मिला इस फॉर्मूला को याद रखने का। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कंसिडर करें ये लाइन 1, ये लाइन 2। हमें फॉर्मूला चाहिए फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 का। ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर होता है। आप लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ एक एंटी क्लॉकवाइज एरो बनाएं। ये एरो स्टार्ट हो रहा है लाइन 1 से और एंड हो रहा है लाइन 2 पर, यानी कि एरो का हेड लाइन 2 को हिट कर रहा है। सो ये एंगल जो होगा, इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा tan थीटा इज इक्वल टू, हेड साइड की स्लोप आप पहले लिखेंगे m2 माइनस m1 ओवर, डिनोमिनेटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर दोनों फॉर्मूलाज के लिए सेम है, 1 प्लस m1 m2। प्रॉब्लम न्यूमिनेटर के साथ है, स्टूडेंट्स मिक्स करते हैं m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2। अब अगर आप जिस तरह आपने ये एंटी क्लॉकवाइज एरो बनाया, अगर आप इस फॉर्मूला के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज एरो कुछ इस तरह से बनाए तो आपको सिमिलैरिटी नजर आएगी। आपका ये एरो लाइन 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो एरो m1 से स्टार्ट हो रहा है, लाइन 1 m1, यानी कि m1 लाइन 1 की ही स्लोप है। और आपका ये एरो एंड हो रहा है, यानी कि हेड जो है वो लाइन 2 को हिट कर रहा है, यहां पर जो हेड है वो m2 को हिट कर रहा है। सो एक सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही है। चले हम फॉर्मूला बनाते हैं फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1। लाइन 2 ये ब्लू लाइन, आप लाइन 2 टू लाइन 1 एक एरो बनाएं, लाइन 2 टू लाइन 1 एक एरो बनाएं। लाइन 2 से स्टार्ट हुआ, लाइन 1 पर उसका हेड हिट कर रहा है। इस एंगल को अगर हम फाई कहें, दिस इज फाई, दिस वाज थीटा, तो इसके लिए फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको लॉजिक बताई, हेड साइड की स्लोप पहले होगी, हेड इस एरो का हिट कर रहा है लाइन 1 को, सो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। और अगर आप इस फॉर्मूला के ऊपर इस तरह से एक एंटी क्लॉकवाइज आर्क शो करें, एक एरो बनाएं, तो आपको सिमिलैरिटी नजर आएगी। एरो स्टार्ट हो रहा है m2 से, यहां पर आपका एरो स्टार्ट हो रहा है लाइन 2 से, लाइन 2 m2, एक ही बात है। इसी तरह एरो का हेड लाइन 1 के साथ है, यहां पर एरो का हेड m1 के साथ है। सो एक सिमिलैरिटी बनती है। इस अंदाज में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आप अपने फॉर्मूला को प्रॉब्लम के साथ मैच करके देख सकते हैं। सो हम वापस आते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। लेट थीटा बी एन एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2, देन tan थीटा विल बी इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। m2 और m1 की वैल्यूज पुट करते हैं।
m2 की वैल्यू -1/3 एंड m2 इज 3/5। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। ये सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स आपके लिए समझना बहुत आसान। ये 15 और 15 कैंसिल होगा। -5 -9 इज -14 एंड 15 - 3 इज 12। यहां पर कोई कटिंग पॉसिबल है, कोई कैंसिलेशन? 14 और 12 दोनों इवन है, सो 2 के साथ अगर हम कैंसिलेशन करें तो tan थीटा विल बी इक्वल टू -7/6। जी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? इनवर्स टेंजेंट अप्लाई कर दें, एंगल मिल जाएगा। अगर आप ये करने जा रहे हैं तो आप इस सॉल्यूशन को बर्बाद करने जा रहे हैं। आई रिपीट, अगर आप यहां पर इनवर्स टेंजेंट अप्लाई करने जा रहे हैं, यानी राइट साइड पर हमारे पास वैल्यू है -7/6, अगर आप इस पर इनवर्स टेंजेंट अप्लाई कर रहे हैं तो आप गलत करने जा रहे हैं। एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 या लाइन 2 टू लाइन 1 की रेंज क्या है? हमारा एंगल जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन 180 है। अब tan थीटा जो है वो नेगेटिव है। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। थीटा इज ग्रेटर देन 90, सेकंड क्वाड्रेंट में है ये एंगल अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी एंगल ऑब्ट्यूज आना चाहिए। लेकिन अगर आप नेगेटिव वैल्यू पर इनवर्स टेंजेंट अप्लाई करेंगे तो इनवर्स टेंजेंट की जो रेंज है दैट इज फ्रॉम -90 टू 90। सो आपको जो एंगल मिलेगा वो तो नेगेटिव एंगल मिलेगा, और हमारा एंगल जो है चाहे लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ हो या लाइन 2 से लाइन 1 की तरफ हो, वो एंगल नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। सो क्या करें? सो आपको यहां पर स्पेशल प्रिकॉशन बताता हूं। यही प्रिकॉशन मैंने आपके साथ शेयर किया था जब स्लोप नेगेटिव हो तो इंक्लिनेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यही लॉजिक वहां पर यूज की थी। सो अगेन उसको रिकॉल कर लेते हैं। स्पेशल प्रिकॉशन फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन लाइन्स। शिफ्ट द नेगेटिव साइन विथ टेंजेंट फंक्शन एंड यूज दिस फॉर्मूला। इस नेगेटिव साइन को लेफ्ट साइड पर टेंजेंट फंक्शन के साथ शिफ्ट कर दें, यानी कि लेफ्ट साइड पर जो टेंजेंट थीटा है वो हो जाएगा माइनस टेंजेंट थीटा, और माइनस टेंजेंट थीटा की जगह पर बाद में आप लिखें टेंजेंट ऑफ पाई माइनस थीटा। और आप जानते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से कि टेंजेंट पाई माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस टेंजेंट थीटा के। ये फॉर्मूला यूज करने से हम जो एंगल बाद में फाइंड आउट कर सकेंगे वो एंगल एक्यूरेट होगा, वो एंगल ऑब्ट्यूज होगा। इसका रीजन मैं आपको अभी बता भी चुका हूं, लेकिन आप लिखा हुआ देख लें ताकि आपको याद भी रहे और आप नोट भी कर सकें। रेंज ऑफ एंगल बिटवीन लाइन्स, दिस इज थीटा एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2। इसकी रेंज है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन 180, एंड रेंज ऑफ इनवर्स टेंजेंट फंक्शन इज फ्रॉम -90 टू 90। अब अगर हम इनवर्स टेंजेंट अप्लाई करें तो हमें ग्रेटर देन 90 एंगल कभी नहीं मिलेगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड है इस केस में। सो हम ये एहतियात करेंगे कि इस नेगेटिव साइन को लेफ्ट साइड पर टेंजेंट फंक्शन के साथ शिफ्ट करेंगे और फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यही प्रिकॉशन मैंने आपको नेगेटिव स्लोप की सूरत में इंक्लिनेशन फाइंड आउट करते हुए बताया था। तो चलिए सॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। ये नेगेटिव साइन लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 7/6। अब माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 180 माइनस थीटा। पाई यूज करें या 180 यूज करें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनवर्स टेंजेंट फंक्शन अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पर। लेफ्ट साइड पर टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट के साथ कैंसिल हुआ, राइट साइड पर टेंजेंट इनवर्स ऑफ 7/6
और ये इन्वर्स टेंजेंट जब हमने कैलकुलेट किया दैट इज 49.4 डिग्रीज। थीटा की वैल्यू फर्दर हमने कैलकुलेट की, सिंपल कैलकुलेशन, थीटा इज इक्वल टू 130.6 डिग्रीज। दिस इज एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये एंगल ऑब्ट्यूज है, और मैंने आपको यहां पर बताया था कि चूंकि टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -7/6 था, सो वहां पर बताया था कि ये एंगल जो होगा ये ऑब्ट्यूज होगा, ग्रेटर देन 90 होगा। अब ये एंगल हमें मिल गया, एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2। आपको याद होगा कि हमें इसी क्वेश्चन में यह भी कहा गया था कि आपको एक्यूट एंगल भी फाइंड आउट करना है। अब अगर ये एंगल एक्यूट आ जाता तो हम बहुत खुश होते, हमें मजीद कुछ ना करना पड़ता, लेकिन चूंकि ये एंगल ऑब्ट्यूज है सो हमें अब एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना होगा। ये एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होगा? ये इनफैक्ट एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1 होगा, और एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1 का इस एंगल के साथ क्या ताल्लुक है? रिकॉल करें, जब एंगल बिटवीन लाइंस डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि दोनों एंगल्स थीटा और फाई ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सो दूसरा एंगल फाइंड आउट करते हैं। Now we will find acute angle, that is in fact angle from line 2 to line 1. In this case, let that angle be phi, since theta plus phi is equal to 180 and the value of theta is 130.6 degrees. Put kiya, phi is equal to 49.4 degrees, and this is acute angle, and this is in fact angle from line 2 to line 1. Now you can solve remaining parts of question 10 yourself. मैंने आपके लिए वो पार्ट चूज किया जिसमें तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे थे, यानी कि नेगेटिव एंगल का प्रॉब्लम था, फिर हमें एक्यूट एंगल भी फाइंड आउट करना था। आप जो रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे वो इस पार्ट की निस्बत आपको सिंपल नजर आएंगे।